जामिल वहां भी है, और इसके अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन एरर हो जाए तो ये गेम वहां भी पहुंच सकती है। ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब पता है वैसे? डिजिट्स अगर इसके आगे पीछे होने तो खतरनाक लफ्ज भी बन सकता है। तो आई इस क्वेश्चन को वो ना बना ले। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू जामिल, यार हम लोग आखिर ट्रांसपोजिशन एरर कर दी। रिक्वायरमेंट सर, नहीं इंशाल्लाह जालिम नहीं वैसे। डिस्कस हाउ above issues, discuss quantify effects where practicable का मतलब बता। अमाउंट पता है, मतलब फिगर्स जहां है वहां अमाउंट पता है, एंट्रीज नहीं मांग रहा। अच्छा, एंट्री करना गलत नहीं होता इन सवालों में, लेकिन वो सिर्फ एंट्री करना सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर आप एंट्री लिख दें तो वो एडिशनल है, लेकिन सिर्फ एंट्री लिखना इज नॉट रिक्वायर्ड। अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना इज द ख्वाहिश ऑफ द एग्जाम। चले सर, नंबर 1 कुछ चीजें रिपीट होनी है जिसपे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नंबर 1, ऑन 20th December 14, ZL lodged a claim of rupees 10 million with one of its vendors for the supply of inferior quality goods. हमने या किसी ने? हमने। किस पे? सप्लायर पे। कितने का? On 1st February 2015, vendor agreed to adjust 6 million against future purchases of ZL. For the remaining claim amount, ZL took the matter with the vendor's parent company in UK, and it is probable that 70% of the remaining claim would be recovered. 2 मिनट आपके पास है, खामोशी से अपना अपना आंसर बनाए। नहीं अपना अपना यार, इधर काइंडली गिव चांस अदर्स। और तक गेम नहीं पहुंची लग रहा जी। 6 मिलियन का क्या करें? वर्चुअली सेटल हो गया, एग्रीड टू एडजस्ट, ठीक है। 6 मिलियन, बाकी कितना बचा? 4 मिलियन में से कितना प्रोबेबल टू रिसीव है? डिस्क्लोजर हो जाएगा। ये असल में पैसे रिसीव होने हैं, लाइबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, एसेट रिसीवेबल की तरफ है। कंटिजेंट एसेट के तौर पर डिस्क्लोजर होता है, और जब बाकी है वो नाइदर रिकॉर्ड होगा नॉट डिस्क्लोज होगा। बाकी है वैसे वो इग्नोर होता है। 1.2 रिमेनिंग भी तो है। तो 10 मिलियन में से 6 मिलियन का एक वर्चुअली सर्टेन एसेट है, और 2.8 बनता है शायद रिमेनिंग का या टोटल का। रिमेनिंग क्लेम अमाउंट मतलब ये 70% अगर अमाउंट निकालनी है तो ये 2.8 बनती है शायद। रिमेनिंग का 70%, 4 का 70%। यानी कि फिर नंबर बी। इस तरह की बात मैंने पहले भी की थी, ये आपने खुद से बतानी है। जी सर, पढ़ा क्या स्टोरी? अमाउंट बताएं। अमाउंट बता दें, अमाउंट बता, मैं एक सवाल ढूंढ रहा हूँ। जी 7 मिलियन ईयर एंड से पहले।
ये तो लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा ऑफ दीज ₹7 million विड्रॉन बिफोर 30%, मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये से 10 लग रहा है 37 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग लगा, तो टोटल लॉस कितना है? 10 मिलियन में से 7 मिलियन। नहीं, मैं पहले टोटल बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप बीच में इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है, तो मैं पहले विदाउट इंश्योरेंस क्लेम, तो 7 मिलियन एडजस्टिंग इवेंट है और 3 मिलियन नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन एक दूसरी गेम भी इसमें डली हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट सेटल हो गए, तो कितना क्लेम मिल रहा है? कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुना जरा, 8 मिलियन किसके अगेंस्ट मिल रहा है? 10 के अगेंस्ट है, 7 के अगेंस्ट? 10 के अगेंस्ट, तो 10 के अगेंस्ट, तो देयरफॉर 7 मिलियन शायद टोटल लॉस नहीं है, 7 मिलियन में से कैलकुलेटर पकड़ा दो, 10 मिलियन में से 8 मिलियन क्लेम सेटल हुआ, तो 10 मिलियन में से 8 अगर है तो 80% क्लेम लग रहा है, तो 7 मिलियन इंटू 80% करें, ये 5.6 तो शायद रिसीवेबल हो जाएगा। इस तरह करें जरा, एक 7 मिलियन की एंट्री करेंगे वैसे, एडजस्टिंग इवेंट की करेंगे नॉन एडजस्टिंग? 3 मिलियन तो डिस्क्लोज होना है, तो डिस्क्लोज मींस 3 मिलियन लॉस है और उसके अगेंस्ट 80% क्लेम डिस्क्लोज हो जाएगा। आप जरा एक एंट्री करें 7 मिलियन की, नहीं लिख के थोड़ा इसके साथ लिख पेज के साथ, नहीं असल में वो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से शायद एक नेट एंट्री बननी है। बैंक कितने से क्रेडिट निकलवाए, कितने उसने? 7, ठीक है ना 7। मैं किसकी एंट्री कर रहा हूँ? एडजस्टिंग इवेंट की। लॉस 7 क्यों नहीं? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना? क्लेम रिसीवेबल कितना? कैसे 80% कैसे? 8 डिवाइड बाय 10, 80% अमाउंट क्लेम में मिली है, तो 7 मिलियन में से 5.6 मिलियन फिर लॉस नहीं है, और रिमेनिंग अमाउंट, इसका मतलब 2.4 मिलियन या 1.4 फाइनली लॉस। नहीं क्लियर हो रहा? Why the loss is reduced by 80%? क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम एग्री हो गया है। ये रिसीवेबल लिखूं या रिसीव लिखूं? वो तो कहता है मेरे मिल गया, नहीं एग्री टू है, ठीक है एग्री टू है। एनी कंफ्यूजन? बाकी 3 मिलियन किधर गया? डिस्क्लोज करें अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट को, तो नोट्स में ढूंढने जरा कहीं, या नोट्स या बुक में नॉन एडजस्टिंग इवेंट के डिस्क्लोजर्स में क्या क्या लिखना होता है, ढूंढे पेज, बुक का पेज नंबर बताएंगे मुझे। हाँ जी, 2 चीजें बतानी है मैंने कहा जरा ढूंढना जरा। हाँ जी, ढूंढ के रिवाइज करो। ये चैप्टर पेज स्टैंड में जाना है, पेज स्टैंड में नॉन एडजस्टिंग इवेंट के डिस्क्लोजर्स बिल्कुल एंड में कल पढ़े कल। हाँ जी, डिस्क्लोजर में एक तो नहीं डेट ऑफ ऑथराइजेशन बतानी है, लेकिन इसके नीचे आए जरा, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो तरह की 2 चीजें लिखते हुए बतानी है, नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट। तो अगर यहाँ फॉर एग्जांपल नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर बनाना पड़ जाए, तो नेचर में क्या लिखेंगे? नहीं मतलब कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाया जरा यार, कोई नहीं, ठीक है फ्रॉड ही लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे? ये रिसीव 8 मिलियन ही हो गए यार, तो 8 मिलियन जब रिसीव होगा तो उसमें से जो बाकी है, बाकी जो 3 मिलियन से रिलेटेड है, 80% मींस 3 मिलियन 80% है, आई थिंक 2.4 मिलियन, ये नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड तो होगा ना यार। ये तो 3 मिलियन का लॉस मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड होना ही नहीं है। ये किस साल रिकॉर्ड नहीं होना, किस साल होना है? अगले साल रिकॉर्ड होगा, हमारे वाले साल में सिर्फ डिस्क्लोजर आया। तो मैं यूसुफ साहब प्लीज, ये जो रिमेनिंग क्लेम रह गया है 5.6 मिलियन में से और 8 मिलियन 2.4 मिलियन रिसीवेबल, ये नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होना है, और लॉस वहां भी रिकॉर्ड होना है रिमेनिंग वाला, लेकिन इस साल रिकॉर्ड नहीं होना, उसका इस साल सिर्फ डिस्क्लोजर होना। और डिस्क्लोजर में क्या क्या बताना है? नेचर क्या है जी इसकी? कैशियर फ्रॉडेंटली withdrew ₹10 million from the real bank accounts, ये नेचर हो गई। व्हाट इज द फाइनेंशियल इफेक्ट? 3 मिलियन, द अमाउंट ऑफ लॉस इज 3 मिलियन, हाँ, आउट ऑफ विच 80% claim has been agreed, which is 2.4 million। तो अमाउंट एंड नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस यहीं से बनाने, इधर से नहीं, नेचर का आपको कहां से पता चलेगा? सवाल से कि हुआ क्या है, और जो अमाउंट आपको मिल रही है वो 3 मिलियन,
उसका 80% साथ डिस्क्लोज करेंगे 2.4 मिलियन बैंक से एग्री होगी। पूरी बात करनी क्या है जी, 7 मिलियन एडजस्टिंग इवेंट है और 3 मिलियन नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यहाँ तक ठीक है। एडजस्टिंग की एंट्री होती है नॉन एडजस्टिंग की, एडजस्टिंग की एंट्री हुई लेकिन उनके साथ क्लेम भी एग्री हो गए, इसलिए लॉस पूरा 7 मिलियन नहीं रहा, लॉस सिर्फ 20% रह गया। और अगर नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोज देंगे तो रीजन इज कैशियर हैज विड्रॉल द अमाउंट फ्रॉम द ZL's बैंक अकाउंट एंड इट्स फाइनेंशियल फैक्टर्स टोटल 3 मिलियन, आउट ऑफ विच अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एग्री हो गया है। ठीक है, एनी अदर कंफ्यूजन? थर्ड पॉइंट। अच्छा सी जो आएगा ये अगले पेज पे जरा ढूंढे, कल नेपच्यून आया था, नेपच्यून का पेज नंबर कौन सा? ये सी पढ़ते हुए जरा नेपच्यून के लास्ट पॉइंट के साथ 105 सी पढ़ते हुए नेपच्यून के पेज नंबर 105 से रिलेट करके मुझे फाइनल आंसर बताना है। आपके पास 2 मिनट है, उससे पढ़ें और फाइनल आंसर बताएं। जी सर को लिंक है सर? सबसे पहला बताएं, क्या ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कंस्ट्रक्टर? क्यों बन गई है? ईयर एंड से पहले पहले कौन से 2 काम हो गए? डिटेल प्लान भी बन गया, ढूंढे बैठ जरा, डिटेल प्लान भी है एंड फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गई ईयर एंड से पहले, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है। देन आ जाए अमाउंट कितनी होगी। अब इसमें जरा कल भी कुछ बातें हुई, जरा रिलेट करके देखिएगा। कल कौन कौन से वर्ड आए थे? रिडंडेंसी तो वो ठीक है, रिडंडेंसी तो एक वैसी एज इट इज है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, स्टाफ ट्रेनिंग का कल क्या फाइनल हुआ? ये रिलेट कर लीजिएगा बार बार, ये अभी आप देखेंगे और तो क्वेश्चन में एग्जामिनर समटाइम्स रिपीट ही करता रहता है। तो स्टाफ ट्रेनिंग का क्या डिसाइड हुआ था? नेदर कैपिटलाइज नॉर प्रिवियन। रीलोकेटिंग क्या होती है? शिफ्टिंग। तो एम्प्लॉइज कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल कल बात होगी। रीलोकेशन तो सारी बातें होगी। हाँ जी, वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में था, यहाँ एक शहर से दूसरे शहर में। अच्छा कि आपने ये वर्ड बोले, शायद IFRS 8 आया है। सेगमेंट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कल शायद प्रोडक्ट्स के एंगल से
सेगमेंट्स नजर आ रहे थे, आज शायद रीजन्स के एंगल से, शहरों के एंगल से। ये इसमें से कौन सी अमाउंट की प्रोविजन नहीं होनी? नहीं, फिगर से बोले ना ये। रीलोकेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, अच्छा एक सैलरी है एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर, ब्रैकेट पढ़े जरा, वो भी क्या कर रहा है, किसके रीलोकेशन के लिए वो भी, तो इसमें से किसकी प्रोविजन होनी? 3.5, ठीक है। तो इसको काइंडली इसके साथ लिखना जरा, कौन सा पेज पे गए थे आप? 105। तो ये जो डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं या आप कह लें कि शिफ्टिंग्स होती हैं, इनमें लीगल ऑब्लिगेशन ही होगी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लेकिन वो कब होगी? जब अनाउंसमेंट हो जाए, जब प्लान बन जाए और उसकी अनाउंसमेंट हो जाए। एनी कंफ्यूजन? लास्ट पैराग्राफ ये हमें ठीक है, पढ़िए लास्ट पे खुद से पढ़ो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पॉइंट नंबर सी समझ आ गया? सिंपल ही शायद निकल गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें सर। चले पहले इस तरह के सिनेरियो एक्सप्लेन कर दो। सिनेरियो है क्या? सिनेरियो एक्सप्लेन कर दो। सिनेरियो इंग्लिश में लिखा क्या हुआ? फोन किसके पास आया? सिटीजन कमेटी का मतलब शहरियों की कमेटी डायरेक्टर साहिबान के पास आई और उनसे कहा, कंप्लेन लॉन्च की कि व्हीकल्स जो हमारी हैं वो सेफ्टी इक्विपमेंट से इक्विप नहीं है, केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, रिजल्टेंटली क्रिएटिंग सीरियस थ्रेट्स, हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ करें। मैनेजमेंट ने मीटिंग कॉल की है 25 दिसंबर को और डिसाइड कर लिया है, अंडरलाइन करने जरा वर्ड्स, डिसाइडेड टू इंस्टॉल द सेफ्टी इक्विपमेंट इन व्हीकल्स, डिसाइड कर लिया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 25 million। द कंपनी हैज नाइदर लीगल obligation nor any published policy regarding installation of such safety equipment in its vehicles। कौन सी ऑब्लिगेशन नहीं है? लीगल। कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि डिसीजन तो हो गया है लेकिन इरादा कम्युनिकेट नहीं हुआ, और ऐसी कोई पॉलिसी हमारी किसी के सामने है नहीं कि हम ये कोई हेल्थ से नहीं, मतलब हम हेल्थ एंड सेफ्टी से बड़े कंसर्न है, कोई ऐसी पॉलिसी भी हमारी नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई चीज ऐड हो जाती, कौन सी, अगर एक कम्युनिकेशन हो जाती और हम अपनी कमिटमेंट्स ऑनर करने वाले लोग हैं, तो फिर शायद ये हमारी लीगल तो नहीं लेकिन कंस्ट्रक्टिव बन जाए। ठीक है, इसके आंसर ढूंढे जी, ABCD। आंसर इंशाल्लाह फटाफट ढूंढ लेंगे, पेज नंबर बता दो। 108। आंसर ही खोल के तो नहीं बैठे हुए। 108 पढ़े जी आराम से।
अच्छे लग रहे हैं आप इंग्लिश पढ़ते हुए, तो प्लीज पढ़ा करें। आपको कैसा लग रहा है हंसने में? ये आज पढ़ लें भी इंशाल्लाह, फिर मेरा ख्याल है आज जरा होमवर्क कुछ डिफरेंट रख लें। कल से फिर एक आध दो सवाल बताता हूँ, एक दो मेरे ख्याल लिख के भी करें। एक दो क्वेश्चन रहा और मेरे साथ हो रहेगा। जब भी मैंने कभी आपको कहा है पढ़ें, तो आपने हार्डली 2 से 3 मिनट लगाए हमेशा। लेकिन जब भी कभी मैं घर के लिए तो 2 सवाल पढ़ने के लिए देता हूँ, तो इसका मतलब मैं काम थोड़ा देता हूँ, मेरे सामने फटाफट हो जाता है। जी कोई पॉइंट्स अगर नोट हो रहे हैं, पढ़े पढ़े आराम से पढ़े, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ये सर कंप्लीट हो गया सर? एनी कंफ्यूजन? तो बात समझ आनी शुरू होगी। ये मुझे कहा जा रहा है, मैंने कल एक कंसोलिडेशन का सवाल कहा था, पढ़ ले जो लोग पढ़ ले। हाँ जी, वॉल्यूम 1 में जो क्वेश्चन इंशाल्लाह वो कल करना। ये जो सैलरी एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर की है, ये कोई रीस्ट्रक्चरिंग एक वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन करें सर। ये मैंने अभी जरा इसको डिटेल में डिस्कस करना, या रीस्ट्रक्चरिंग एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो बताता हूँ मैं। लेकिन असल में वो कहना ये चाह रहा, पेज नंबर 109 पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो बात कर रहा हूँ। तो कहना ये चाह रहा कि ये जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर है, ये कोई ये कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हो रही है, जरा बताइएगा जरा कौन सा। ये सक्खर का बिजनेस बंद करने के लिए नहीं है, ये कराची का बिजनेस रन करने के लिए खर्चा है। बिजनेस स्टॉप करने का खर्चा नहीं है, ये एम्प्लॉइज को शिफ्ट करके ताकि कराची में काम हो सके, ये उसका खर्चा है। ठीक है, मतलब किसके लिए एडिशनल खर्चा नहीं है, सक्खर बिजनेस बंद करने का इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं है, ये कराची बिजनेस रन करने का फ्यूचर खर्चा है। फ्यूचर में कराची बिजनेस कैसे रन होना उसको उसका उससे रिलेटेड खर्चा। ठीक है, समझ आ गया? जी डेफिनेटली, अगर वो बात अगर दोबारा जब पॉइंट सी पे एक मिनट क्वेश्चन में, अगर ये फॉर एग्जांपल जो अनाउंसमेंट हुई है, ये पॉइंट सी की बात हो रही है, पॉइंट सी में अनाउंसमेंट कब हुई है? अगर ईयर एंड के बाद अनाउंसमेंट होती तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे डिस्क्लोज होना था। ईयर एंड से पहले कौन कौन से 2 काम हो जाए, प्लान बन जाए और अनाउंसमेंट हो जाए, ईयर एंड पे अगर हो गया तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन बनेगी। ठीक है, ये हमें जरा बता दें काइंडली पॉइंट सी में क्या मसला रहेगा। एनी अदर कंफ्यूजन? चले वो कंसोलिडेशन पे है, जरा मेरे 5 मिनट अगर उस पर है कोई जरूरत उस पर।
हसन लिमिटेड, क्या वजह है कि उसको बार बार मैं कहता हूँ? नहीं, उसमें दो असल में एक लीस्ट टाइप चीज यूज हुई है। फेयर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ली गई है शायद, वो पता तो आपको है, लेकिन मैं बार बार कॉन्शियस इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे एग्जामिनर का पंगा ले ले तो ये ना हम क्लैरिटी हो जाए। तो पेज नंबर बताइए वॉल्यूम 1 का, ये हमारी सब चले और चले एकदम 225 पे। कोई अगर स्पेसिफिक अगर बात है तो बता दें, कंडीशन मतलब जरा मुश्किल हो रहा समझना। 225 क्वेश्चन तो शायद इशू नहीं है, यह है ये पॉइंट नंबर 1 में यूनिटी फैक्टर्स दिए हुए हैं। नहीं वो छोड़ तो दिए, लेकिन आपने प्रेजेंट वैल्यू ली क्यों है ये जरा मुझे बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी, ये जरा सेंटेंस अंडरलाइन करें। पॉइंट नंबर 1 में थर्ड लाइन है, डायरेक्टर्स ऑफ हसन लिमिटेड आर, मिल रहा है कि ये सैलरी उस ऑपरेशन मैनेजर की है जिसने रीलोकेशन करनी है। तो रीलोकेशन जो शिफ्टिंग के खर्चे हैं वो बिजनेस स्टॉप करने का खर्चा नहीं है, वो शिफ्टिंग करके कराची ऑपरेशन चलाने का खर्चा है। ठीक है मेरे से, तो उसकी ब्रैकेट जरा दिखेगा जी। मैं बात कर रहा पेज नंबर 226 में हूँ और वॉल्यूम 1 में पॉइंट नंबर 1 की थर्ड लाइन, द डायरेक्टर्स ऑफ हसन लिमिटेड आर ऑफ द ओपिनियन दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस लीज्ड होल्ड इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो क्या करने के लिए क्या किया गया? फेयर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू यूज की गई है। तो मतलब ये बस इसकी शायद कह रहा था, और कहाँ इशू? पॉइंट 2 पढ़ेंगे। हाँ ये मेरा ख्याल है डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट 5 ईयर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एट सेल ऑफ द, हाँ ये पढ़े पॉइंट नंबर 2। एक में नहीं, चेंज इन एस्टीमेट है लेकिन किस दिन, बस ये मसला सर कि इसे पोस्ट एक्विजिशन ट्रीट करना है या एट एक्विजिशन ट्रीट करना है, इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। गुडविल की कैलकुलेशन में लेना है या आफ्टर कैलकुलेशन लेना है, ये पढ़ के जरा देखो। असल में जो पेरेंट होता है उसकी पॉलिसीज चलती हैं, ये है पता किसी को पता? नहीं, मैचिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पेरेंट सब्सिडी शकील लिमिटेड सब्सिडी नहीं, शकील लिमिटेड कौन है? सब्सिडी है ना। सब्सिडी के डायरेक्टर्स जो थे सॉफ्टवेयर को 8 सालों पे अमोर्टाइज डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर्स का क्या ओपिनियन है? 5 सालों पे इसे डेप्रिशिएट होना चाहिए था। प्रोस्पेक्टिवली बात हो रही है या एक्विजिशन डेट पे बात हो रही है? फर्स्ट लाइन से देखें, अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 13, 31 मार्च 15। हमारा अंदाजा ये है एज अ पेरेंट कि इसकी लाइफ होनी ही 5 साल चाहिए थी और वो 8 सालों पे कर रहे थे, तो ये हम एट एक्विजिशन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद तो हम 5 साल ही लगाएंगे, लेकिन पिछले कितने साल गुजर गए हुए? 2 साल गुजर गए 8 साल की बेस पे। तो ये जो एडजस्टमेंट हुई है ये भी शायद ठीक है, ये भी शायद दूसरी वजह है। ये एट एक्विजिशन है या आफ्टर एक्विजिशन है? ये असल में शकील लिमिटेड अगर ये काम करे तो उसका तो चेंज इन एस्टीमेट होगा। शकील लिमिटेड ने पहले अंदाजा लगाया था कि 8 साल लाइफ होगी। असल में ये अगर पढ़ के देखें ये इस तरह से नहीं है कि पहले अंदाजा था कि 8 साल लाइफ होगी और अब अंदाजा है कि 5 होगी, ये इस तरह नहीं है। वो 8 साल पे करे थे और पेरेंट के अकाउंटेंट से समझते कि इसे 5 साल पे ही होना चाहिए था। ये रेट्रोस्पेक्टिवली शायद बात जा रही, तो रेट्रोस्पेक्टिवली अगर जा रही तो फिर पिछले सालों में जो नहीं हो सका है वो एक्विजिशन डेट पे एडजस्ट होगा। इसकी बुक्स में कैसे ही चल रहा है, लेकिन पेरेंट जब वो कंसल्टेशन कर रहा है तो सब्सिडी के एसेट को अकॉर्डिंगली पिछले 2 सालों में एडजस्ट कर रहा है। ये पढ़ के जरा देखें, प्रोस्पेक्टिव लग रहा है रेट्रोस्पेक्टिव? ये इस तरह एंगल से जरा देखो। सॉरी नहीं वो तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन असल में मेरा ख्याल है आपने अगर कोई मिस्टेक की होगी तो आपने ये
आफ्टर एक्विजिशन एंट्रीज में लिया होगा, इससे गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं लिया होगा। और मेरा ख्याल है कि ये एट एक्विजिशन मींस गुडविल की कैलकुलेशन में अमाउंट नहीं आ रहा। अगर ये एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट है, ये समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? एक्विजिशन डेट पे अगर एडजस्टमेंट है तो एक्विजिशन डेट पे जो एंट्रीज होती हैं वो फिर किसे इफेक्ट करती हैं? गुडविल की कैलकुलेशन को। अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है तो वो फिर गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं है, वो फिर डेफिनेटली सीआरई एनसीबीआर को इफेक्ट तो करेंगी, लेकिन आफ्टर एक्विजिशन करेंगे। तो इज इट एट एक्विजिशन या आफ्टर एक्विजिशन? ये इस एंगल से मैं चाह रहा हूँ जरा, अगर ये पेज जरा शेयर करना पड़ेगा, इसका सवाल है, इनको जरा एक मिनट। सर जी, इस तरह कर लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े, ये नहीं कि कर लेंगे। यकीनन ये सवाल दोबारा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 1 ये दोनों को सर्कल लगा लेंगे, इसके अलावा तो इशू नहीं है मेरा ख्याल। तो इन दोनों पॉइंट्स पे नजर जरूर पड़ेगी कैसे नहीं है, आपके सामने ही है। समटाइम्स एग्जामिनर कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर देता है, जिस तरह रोम्बस वगैरह में भी आपने देखा है। तो जो रिपीटेड पॉइंट्स हो कम से कम वो गलत तो ना हो। हाँ, जो नए हैं वो फिर इंशाल्लाह बेस्ट एफर्ट हो गए। जी, एनी अदर कंफ्यूजन? पढ़ लिया? मेरा ख्याल है कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट की, ये एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपने बार बार अब ये पढ़ा होगा, गोल्डन से शुरू हुआ होगा और कहाँ तक गया है ये मेरे ख्याल मंजिल शंजिल में भी गया है, जहाँ वो शायद मेहनत मंजिल, जहाँ पे वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की कोई गेम चल रही थी, और ये फिर वहां तक गया जो सेकंड लास्ट सवाल आपने 9-10 मुहर्रम की छुट्टियों में किए, जो मेरा भी बताना रहता है। वहां भी मेरा ख्याल है कि वॉल्यूम 2 में ढूंढा था सवाल, उसमें एग्जैक्टली इस वक्त पर क्या याद आया मुझे, हाँ जी, हैप्पीनेस में क्या एक पॉइंट ऐसा था, हाँ जी, उसमें कोई कॉस्ट और है उसमें मसला, हाँ रिवैल्यूएशन में यार, जो गोल्डन में आया था रिवैल्यूएशन का मसला, गोल्डन में आया था रिवैल्यूएशन का मसला, यही मसला आया है इसमें हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस तक पहुंचा होगा नहीं, मतलब आपको शायद इस वक्त ज़हन में नहीं होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैंने वर्ड बोला, मैंने एक कौन सा बोला, गोल्डन से शुरू है काम, मंजिल, मंजिल है एक सवाल, मेहनत मंजिल, ये इसका भी पेज नंबर बताया जरा, बात हो रही है, ये एंड में ही है, जो एंड में जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 में। हैप्पीनेस कौन सा पेज है? 550, और मंजिल पीछे है, मंजिल है मेहनत है, मेहनत शायद मंजिल भी है, हाँ। अच्छा, अब रिक्वायर्ड सिर्फ ये होगा कि जब भी आप जब भी रिवीजन करें सारे सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, सवाल मेरे ख्याल रैंडमली अगर 2 भी सॉल्व हो जाए तो सफिशिएंट है, लेकिन हर क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है, वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जब आपको फाइनली बताऊं कि कौन से क्वेश्चंस आप रिवाइज करना, उनमें कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज भी शायद डिस्कस करूं, लेकिन हर क्वेश्चन को जीरो से लेकर एंड तक करना, रिवाइज करना भी इवन अब जरूरी नहीं है। मसलन फॉर एग्जाम्पल बार बार वो इन्वेंट्रीज आता है, तो अल्लाह करे इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हो, लेकिन इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी दो तरह आती है, एक इन्वेंट्री की वैल्यू ही होती है और एक है वो आपस में सेल हुई होती है। तो मतलब अगर ये इतनी चीजें याद आ जाए, लेकिन बहरहाल बाकी वो फिगर्स काफी सारी होती हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व भी हुए होने चाहिए, हाथ से गुजरे भी होने चाहिए, सिर्फ फिगर्स देखना भी सफिशिएंट नहीं है। तो जरा बताएंगे ये मंजिल शंजिल कौन सा पेज है? 503 लग रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई है इस तरह की गेम। 503 में कोई ढूंढने, जरा 503 पे ही ढूंढे यार, इसमें कोई यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी टाइप कोई गेम है मुझे लग रहा है, तो जरा ढूंढ के बताएं कोई अगर पॉइंट नजर आता, ये ना कह दीजिएगा जिसे कहा है वही ढूंढे। 503 503 नहीं, इसमें शायद नहीं, इसमें सवाल था जिसमें फिर कॉस्ट मॉडल पे था शायद पेरेंट, उसमें सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ था, वो एक सवाल आपने संभाला भी हुआ है, एक सवाल संभाला भी हुआ है, कहाँ है वो सवाल, कहाँ संभाला? ये मैं दे दूंगा, लेकिन बहरहाल अपने हाथ से कोई नोटिंग शोटिंग की होती है तो उसे ढूंढ के रखना मेरा। ये हेक्सा था शायद, नहीं हेक्सा नहीं, हेक्टागॉन, हेप्टागॉन,
दो थे टेस्ट में, एक तो बुक में था सवाल, एक तो बुक में था क्वेश्चन जिसमें वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मसला आया था, हेप्टागॉन शायद था, तो उसमें था वो रिवैल्यू, उसमें सरप्लस रिवर्स हुआ था। कोई नहीं, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, ये टेंशन ना लें। लेकिन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला मसला यहाँ, तो इधर भी जरा वर्ड लिख लें, ये पेज नंबर 226। जब कभी दोबारा इसमें आए तो अब हम कहाँ कहाँ ढूंढने गए हैं, तो जरा लिख लें आप जरा। मैंने गोल्डन बोला, ये 226 नंबर सफे पे लिखें। गोल्डन बोला, आगे कौन सा बोला? मंजिल बोला तो है, लेकिन उसमें मिला कुछ नहीं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में है, और फाइनली हेप्टागॉन में भी है। तो इनके नाम जरा लिख लें। उधर क्या हुआ, इधर क्या हो रहा है, यही शायद अब फाइनल होने वाली चीज है।